हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोग ने क्या बात किया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। वहाँ पर हम लोग क्या देखे, रिडबर्ग फार्मूला, उसके बाद बामर पास्टियन सीरीज, उसके सोलर स्पेक्ट्रम और हीलियम की डिस्कवरी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता के आया है हम लोग। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत स्टूडेंट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो यहाँ से अवॉइड करते हैं, जो है एक्सरे। लेकिन एक्सरे इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट पार्ट इन योर सिलेबस। तो इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसमें से एक्सरे से एक क्वेश्चन आता ही है और बहुत ही इजी चीज़ है, इसलिए इसको मिस करना, इसको स्किप करके आने के लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है इसको देखने के बाद आप लोगों को एक्सरे का कॉन्सेप्ट पूरा फुल्ली क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है एक्सरे। तो सबसे पहले एक्सरे क्या है, एक्सरे का नाम ऐसे तो आप लोगों में कोई भी नहीं होगा जिसने अभी तक नहीं सुना है। किसी का फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है, एक्सरे करके लाओ, हम लोग एक्सरे रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद उसी से हम लोग देखेंगे आपका फ्रैक्चर हुआ या कुछ क्रैक आया या कुछ आप लोगों का कुछ नहीं हुआ, ऐसे दर्द था। तो उसके लिए सबसे पहले कभी भी अगर बोन रिलेटेड कुछ भी मैटर हुआ तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक्सरे। तो ये आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए भी खूब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मिस करके आए और आपका रियल लाइफ में इसका इतना एप्लीकेशन है तो ये उतना भी आप लोगों के लिए मतलब अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रेडिएशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्या क्या रेडिएशंस हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या क्या हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम लोग क्या क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं गामा रे, एक्स रे, उसके बाद और भी कितना इंफ्रारेड रे, यूवी रे, और भी कितना टाइप का रे हम लोग जानते हैं। मैं ज़्यादा कुछ रे के बारे में नहीं बोलूँगा, यूवी रे, विजिबल रे बोल देते हैं, यूवी रे, विजिबल रे, और भी ऐसे ऐसे चलेगा, इंफ्रारेड, लो इंफ्रारेड, हाई इंफ्रारेड, ऐसा चलेगा। तो ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो एक्सरे क्या है, एक्सरे इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक्सरे का रेंज क्या है, इसका जो रेंज है 0.01 से 1 एंगस्ट्रॉम के बीच इसका जो रेंज है वेवलेंथ का, ये वाला इसका रेंज है। और विजिबल का तो आप लोग जानते हैं 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। बाकी हम लोग का जो टॉपिक में नहीं है सिलेबस में, तो इसके बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो एक्सरे है 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो व्हाट आर एक्सरे, एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहले ये जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरे आर ऑफ टू टाइप, वन इज सॉफ्ट एक्सरे, वन इज हार्ड एक्सरे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, वेवलेंथ का डिफरेंस है। एक्सरे इज टू टाइप, सॉफ्ट एक्सरे और एक है हार्ड एक्सरे। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वेवलेंथ का डिफरेंस। इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे का क्या रेंज है, 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, ये है सॉफ्ट एक्सरे का रेंज। और इसका रेंज क्या है, 0.0 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में। और मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला, इसका वेवलेंथ छोटा, इसका वेवलेंथ बड़ा नहीं, इसका वेवलेंथ बड़ा है, इसका वेवलेंथ छोटा है, क्योंकि जितना बड़ा वेवलेंथ उतना लो एनर्जी। तो एनर्जी का बेस में डिवाइड होता है सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे। ये थोड़ा नोट डाउन करके रखिए। 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम इज सॉफ्ट एक्सरे और 0.01 टू 1 एंगस्ट्रॉम इज हार्ड एक्सरे। ये नोट डाउन करके रखिए। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे आज वो है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, हाउ आर एक्सरे प्रोड्यूस्ड। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरे जो फर्स्ट प्रोड्यूस किए थे वो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कूलिज, और उन्हीं के नाम से एक ट्यूब आया जिसका नाम है कूलिज ट्यूब, COOLIDGE, कूलिज साइंटिस्ट से इनके नाम से एक ट्यूब आया है, कूलिज ट्यूब। कूलिज ट्यूब में क्या पास किया गया था, कैथोड रेज, कैथोड रेज, और फर्स्ट एक्सरे ऐसे प्रोड्यूस हुआ था। तो क्या हुआ था, व्हेन कैथोड रेज आर पास थ्रू कूलिज ट्यूब, देन दे हिट द मेटल सरफेस एंड देन सम रेज आर एमिटेड, दैट रेज आर कॉल्ड एक्स रेज। ये नोट डाउन करके रखिए। कूलिज ट्यूब क्या करता है, एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंसिडेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन द इंसिडेंट मटेरियल या ऑन द इंसिडेंट कैथोड, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो एक्सरे कैसे होता है, एक्सरेज आर प्रोड्यूस बाय, मैं लिख देता हूँ, एक्सरेज आर
प्रोड्यूस्ड बाय इंसिडेंट ऑफ कैथोड रेज, इंसिडेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन टारगेट मटेरियल। ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डाउन करके रख दीजिए। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे आज वो है कैसे कूलिज ट्यूब में फंक्शन करता है। तो मैं कूलिज ट्यूब का ड्राइंग करूं, चलिए देखिए। ये है ड्राइंग, थोड़ा गड़बड़ होता रहता है, वो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये है एक कूलिज ट्यूब, सिंपल डायग्राम है। ये है एक कूलिज ट्यूब, ये डायग्राम है कूलिज ट्यूब का डायग्राम। तो इसके अंदर क्या रहेगा, एक कैथोड रहेगा, जहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैथोड से कैथोड रेस निकलेगा। तो कैसे हो रहेगा, यहाँ पर हम लोग अगर एक बैटरी कनेक्ट कर दें और ऐसे अगर एक हम लोग सर्किट ड्रॉ करें, तो यहाँ से हम लोग अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करें इस रेजिस्टेंस के अंदर से, तो क्या होगा, और इधर हम लोग अगर एक प्लेट दे दें, रेजिस्टेंस में करंट पास हो रहा है और इधर हम लोग अगर एक प्लेट दे दें, जो प्लेट ऐसे करके कनेक्टेड रहेगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दें तो क्या होगा, यहाँ से धीरे 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 इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, ये एक एमीटर बिठा दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। ऐसे चलता रहेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे चलता रहेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे चलते 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 जाता रहेगा। तो इसी फिनोमेना करते करते कहाँ पर जाकर टकराएगा, उधर अगर हम लोग का कूलिज ट्यूब में कुछ एक मटेरियल है, ये हम लोग सोचिए एक टारगेट मटेरियल है, ये एक टारगेट मटेरियल है। इसका सर्किट कंप्लीट हो गया, इधर जाके इलेक्ट्रॉन लग रहा है, इलेक्ट्रॉन जब कैथोड रे जाके लग रहा है तो क्या हो जाएगा, जब टकराएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक्सरे निकलेगा। तो दिस इज द फिनोमेना प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे थ्रू कूलिज ट्यूब। ये कूलिज ट्यूब है, यहाँ करंट सप्लाई कर रहे हैं और इधर कैथोड से कैथोड रे निकल रहा है। वो जब जाके कहाँ पर लगेगा, जहाँ पर एक हम लोग का मटेरियल टारगेट मटेरियल में लगेगा, तब एक्सरे प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब टारगेट मटेरियल में इलेक्ट्रॉन टकराने का मतलब इंसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल, इसके ऊपर दो टाइप का एक्सरे प्रोड्यूस हो सकता है। क्या क्या, एक है कंटिन्यूअस एक्सरे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग ऑन target material, two types of X-rays are produced। क्या हो जाएगा, नंबर 1 कंटिन्यूअस एक्सरे और दूसरा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इंडिविजुअली इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए, दोनों टाइप का एक्सरे प्रोड्यूस होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक कंटिन्यूअस एक्सरे। तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे। सबसे पहले आज देखते हैं mechanism of production of production of continuous एक्सरे। ये क्या होगा, अगर सबसे पहले हम लोग एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये अगर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर रहा, ये क्या सेल है, इधर मतलब इलेक्ट्रॉन रहेगा के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल,
तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहा, यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन रहा, यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन रहा, यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन रहा, तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक पास करे हाई वेलोसिटी, ये टारगेट मटेरियल है, ये है टारगेट मटेरियल, ये है टारगेट मटेरियल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इंसिडेंट होगा। तो बाहर का एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जा रहा है किसके साथ, v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, v वेलोसिटी के साथ। तो क्या होगा, ऐसे जाएगा 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 जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, लेकिन जो एकदम करीब आएगा, जो मतलब और भी अगर मैं थोड़ा और भी पास से ड्राइंग करूँ, जैसे ऐसा 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 ऐसा, अगर ऐसे पास से अगर जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन है v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो यहाँ से जो जाएगा एकदम सेंटर में, ये सेंटर में जो न्यूक्लियस है इसके पास जब जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे जल्दी, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जब भी न्यूक्लियस के पास गया ये इसको फेंक देगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में क्या, एक तो हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट काम कर रहा है, जितना अंदर इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करके जा रहा है, ओ शेल का एक स्क्रीनिंग इफेक्ट है, एन शेल का एक स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसका एक स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसका एक स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसका एक स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो आस्ते आस्ते इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज कर रहे हैं, हर एक लेयर जितना पार करेगा इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब भी एकदम फाइनल लेयर जो के लेयर में, मतलब के शेल में जब आएगा, तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एकदम मिनिमम हो जाएगा, तब भी वो न्यूक्लियस के वजह से वो डिफ्लेक्ट होके एकदम बाहर चल जाएगा। तो और एक चीज़ हम लोग मैक्सवेल का थ्योरी में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, जब भी कोई एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जा रहा है, तो उसमें क्या आया कि एक्सीलरेशन आया, यह है एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन, यह है एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है यह है एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन। तो जब एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल जाएगा तब क्या होगा, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से यहाँ से मैक्सवेल का थ्योरम में क्या था, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन, तो यहाँ से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएशन इमिट हो जाएगा। और यही है क्या, एक्सरे, क्या एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये ड्राइंग कर लीजिए, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। तो इसका एनर्जी क्या होगा, इसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड, एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड, तो डेल ई फोटोन, तो क्या हो जाएगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ई फाइनल मतलब ई इनिशियल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो क्या हो जाएगा, ई फाइनल मतलब ई इनिशियल क्या हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सोचिए क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल कुछ भी नहीं, ये हो जाएगा ई वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जितना आएगा। तो ये क्या है, ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू ई वी। मिनिमम मैंने क्यों लिया, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना अंदर आएगा उसकी एनर्जी उतना कमता रहेगा, इधर आके एनर्जी एकदम मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम के लिए जो होगा उसका हम लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हम लोग का मिनिमम आ जाएगा। तो एच सी बाई लैम्डा मिन इक्वल्स टू ई वी, और लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू एच सी बाई ई वी, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और अगर इसको हम लोग बिठा दें तो लैम्डा मीन का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि एच का वैल्यू हम लोग जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट 6.626 × -34, सी का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 × 10⁻19 कूलम। सब अगर बिठा दे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 12431 बाई वी। किस में आएगा ये वैल्यू, एंगस्ट्रॉम में, या वी है पोटेंशियल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आए, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम आए, 12431 इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये फार्मूला बिठा के उसमें सॉल्व कर लीजिएगा। और एक चीज़ इधर, और एक चीज़ नोट करना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा उतना ही हाई एनर्जेटिक एक्सरे प्रोड्यूस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग का यहाँ से जाता तो यहाँ से जो एक्सरे प्रोड्यूस होता वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा लेस एनर्जी वाला रहता, और अगर यहाँ से जाता इसका एनर्जी और भी लेस रहता है। इसलिए मैक्सिमम जो हम लोग का एक्सरे का कंटिन्यूस निकलता है वो लोग टारगेट करता है कि हम लोग के सेल से गुजारे, क्योंकि के सेल में
मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, इसलिए के शेल से ही ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसके ग्राफ हम लोग देखें, अगर तो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी और वेवलेंथ का अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें कंटिन्यूस एक्सरे में, वो कैसा आएगा, वो कैसा आएगा, एक साइड में रहेगा स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी जो कि है आई लैम्डा, अगर वेवलेंथ अगर रहा तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। यह है इसका ग्राफ। वेरियस एनर्जी के लिए वेरियस ग्राफ होगा। कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसा एक एक करके ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये सोचिए 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनी रैंडम एनर्जी लेवल हो सकता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था कंटिन्यूअस एक्सरे प्रोडक्शन। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। ये था मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे। अभी हम लोग जो देखेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, एक्सरे। तो कंटिन्यूअस एक्सरे अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट कीजिएगा, तो इसको बाद में किसी वीडियो में और क्लियरली हम लोग बोलेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक, तो दोनों एकदम सिमिलर चीज़ है, कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन एक छोटे डिफरेंस के लिए दोनों में बीच में एक अंतर है। मैं फिर से अगर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं टारगेट मटेरियल का, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, के एल एम एन ओ। अभी अगर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, पिछले में क्या हुआ था, के शेल से पास से आके गुजर गया था, लेकिन अभी क्या है, अभी अगर हम लोग का ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आएगा वो डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन में जाके टकराए, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा था v वेलोसिटी के साथ, वो किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके इंसिडेंट हो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का, और उसका जो एनर्जी है, एनर्जी ग्रेटर देन अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा, ये जो एनर्जी है इसमें अगर बाइंडिंग एनर्जी रहा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऐसे डिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा। ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था, ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन था, ये है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ये तो निकल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तो ऐसा कैविटी आ जाएगा। तो अगर कैविटी ऐसा आ गया तो क्या होगा, एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इस कैविटी में आना चाहेगा। तो जब भी हायर ट्रांजिशन होता है, मतलब हायर सेल टू लोअर सेल, तो ट्रांजिशन होता है, मतलब एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी अगर लॉस हुआ फिर क्या होगा, रेडिएशन इमिट होना शुरू होगा, बोर्स थ्योरी। तो यही है जो पिछले वीडियो, मतलब जो हम रिडबर्ग कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे थे, तो ट्रांजिशन ऑफ हायर लेवल टू लोअर लेवल, वही हम लोग देख रहे हैं कि इधर जो हायर लेवल से लोअर लेवल में आया तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रेडिएट करना शुरू हो जाएगा। तो इसी फेनोमेना या यही मैकेनिज्म है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और डिफरेंस क्या है कैरेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूअस में साइड से मतलब एकदम करीब से होकर निकल जा रहा था, और कैरेक्टरिस्टिक में डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर टकरा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर टकराए, मतलब एन इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट्स और अनदर इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और एन इलेक्ट्रॉन गोस नियर बाई ए के शेल, देन इट इज़ अ कंटिन्यूअस एक्सरे। तो अगर के शेल नहीं, एल सेल से भी जा सकता है। इधर एक इलेक्ट्रॉन आकर अगर एल सेल का इलेक्ट्रॉन से टकराएगा वो भी हो सकता है, एम सेल का वो भी हो सकता है। तो ऐसे के लिए मैं फिर से एक ड्राइंग बनाता हूँ, उसके बाद एक अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए क्या होता है, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। एक अच्छे से एक ड्राइंग बना के देखते हैं। अगर एक ड्राइंग बनाए, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, ये क्या है, टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल है के एल एम एन ओ, ये है टारगेट मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर अगर इंसिडेंट एक इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो सकता है,
अगर फिर कैविटी का हम लोग इधर क्रिएशन हुआ, क्रिएशन ऑफ कैविटी, के सेल में अगर कैविटी हुआ तो इलेक्ट्रॉन एल से के में आ सकता है, एम से के में आ सकता है, एन से के में आ सकता है, ओ से के में आ सकता है। तो इससे भी एक वेवलेंथ निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे के अल्फा, इससे एक निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे के बीटा, इससे एक निकलेगा, इसका नाम होगा के गामा। के अल्फा, के बीटा, के गामा ऐसा चलता रहेगा। तो ये है के सीरीज, एक्सरे का के सीरीज। नोट डाउन कीजिए, के अल्फा, के बीटा, के गामा। उसके बाद और इसमें से और एक चीज़ को मिस कर गया मैं, इससे अगर निकले ये हो जाएगा के सिग्मा, ऐसा करके निकल सकता है। तो ये है के सीरीज। फिर क्या हो सकता है, एम से एल में आ सकता है। अगर सेकंड सेल से मतलब इलेक्ट्रॉन अगर टकराए, के सेल के अलावा अगर एल सेल के इलेक्ट्रॉन से टकराए और अगर एल सेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया और वहाँ पे कैविटी अगर फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पर क्या होगा, एम से एल में आ जा सकता है, एन से एल में जा सकता है, ओ से एल में जा सकता है। तो यहाँ से एक लाइन निकलेगा, मैं ये थोड़ा मिटा रहा हूँ, यहाँ से एक एक्सरे निकलेगा। अगर एम से एल में गया तो क्या हो जाएगा, वो है हम लोग का हो जाएगा, ये था के अल्फा, ये हो जाएगा एल अल्फा, ये हो जाएगा एल बीटा, ये हो जाएगा एल गामा, ये क्या हो गया एल सीरीज। फिर क्या होगा, फिर एन से अगर एम में आए, ओ से अगर एम में आए तो यहाँ से निकलेगा, ये क्या हो जाएगा एम अल्फा, ये क्या हो जाएगा एम बीटा। तो ये वाला क्या है एम सीरीज। ऐसे करके सीक्वेंशियली हर एक सेल के लिए सीरीज हम लोग का चलता रहेगा, के सेल, एम सेल, उसके बाद वेरियस लाइंस के लिए हम लोग का ऐसे सीरीज चलता रहेगा। तो इसी के लिए अगर तो आप लोग बोलेंगे कि तो फिर इतना अगर एक्सरे निकला तो कौन सा एक्सरे सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अभी मैं ग्राफ ड्राइंग करूँगा और जिसमें हम लोग देखेंगे के सेल के लिए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि के सेल का ही जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मैक्सिमम है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको टकराने के लिए जो एक्सरे यहाँ से प्रोड्यूस होगा उसका स्लोप या इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम रहेगा के सेल के लिए। तो के सेल ही मेजोरिटी हम लोग का एक्सरे प्रोड्यूसन के लिए हेल्प करता है। के सेल में जो मतलब इलेक्ट्रॉन जब बाहर एल एम एन से जब के सेल में आएगा तब जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब रहेगा, के सेल में जब इंसिडेंट होगा। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे करें, स्पेक्ट्रम अगर ड्रॉ करें तो क्या होगा ग्राफ, ये अगर हम लोग का रहा स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, ये अगर रहा स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी और ये है वेवलेंथ। तो इसका जो ड्राइंग होगा वह ऐसे आएगा, उसके बाद ऐसे नहीं मतलब थोड़ा ऐसे आएगा, फिर ऐसे 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 कुछ बीच बीच में पीक्स आता रहेगा, कुछ पीक्स आएगा, फिर ऐसे टाइप का एक ग्राफ आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, ऐसे टाइप का एक ग्राफ आएगा। ये जो ग्राफ है जो मैक्सिमम पीक हो रहा है यह है के अल्फा, यह है के बीटा, यह है एल अल्फा, यह एल बीटा, यह है एम अल्फा एम बीटा। तो देखिए तो ये लाइन चलता रहेगा। मैक्सिमम किसके लिए कंट्रीब्यूशन है, के अल्फा के लिए। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरे ड्यू टू के शेल, और उस के शेल के अंदर क्या है के अल्फा में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। तो ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो है मोसलेस लॉ के बारे में। तो मोसलेस लॉ क्या है देखते हैं हम लोग अभी क्या देखेंगे, रिडबर्ग्स फार्मूला या मॉडिफाइड रिडबर्ग्स फार्मूला देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि रिडबर्ग का फार्मूला जो था इसमें कुछ गलतियाँ थी जो बाद में मोसले ने फाइंड आउट किया और वो फार्मूला ठीक किया। रिडबर्ग फार्मूला क्या था, रिडबर्ग फार्मूला था 1/λ इक्वल्स टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वाला था रिडबर्ग का फॉर्मूला। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स था जो कि हम लोग एक्सरे स्टडी करने के टाइम में हम लोग फाइंड आउट किया। जो प्रॉब्लम जो फिक्स्ड हुआ वो है मॉडिफाइड रिडबर्ग फार्मूला, मॉडिफाइड रिडबर्ग्स फार्मूला, जो कि क्या है
1 by lambda equals to RH z minus sigma whole square 1 by n1 square minus 1 by n2 square, जहाँ पर सिग्मा क्या है, ये है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और बहुत सारे बुक में आप लोग देखेंगे ये फॉर्मूला कैसे लिखा रहता है, 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू RH। बहुत सारे आप लोग जो बुक्स फॉलो करते हैं वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आप लोग को दिखेगा। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, तो ये क्या मैं गलत लिखा या बुक में क्या ये गलत है, तो दोनों ही ठीक है कि क्योंकि फॉर के अल्फा लाइन सिग्मा इक्वल्स टू 1, तो तभी फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा का जगह 1 हम लोग बिठा देते हैं। तब के अल्फा लाइन के लिए ये फॉर्मूला और जनरल फार्मूला क्या है, ये है जनरल फार्मूला। दोनों नोट डाउन कर लीजिए। यह है मॉडिफाइड रिडबर्ग्स फार्मूला। तो इसको मतलब अगर और सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम लोग अभी और सिंप्लीफाई करें मॉडिफाइड रिडबर्ग्स फार्मूला को, देखिए 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू RH z माइनस सिग्मा होल स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो इसको अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। तो 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू म्यू बाई सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू बाई सी इक्वल्स टू RH z माइनस सिग्मा होल स्क्वायर इंटू बी, जहाँ पर b क्या है 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अगर ये हम लोग करें तो हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट b इक्वल्स टू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, जहाँ पर न्यू इक्वल्स टू RH c इंटू जेड माइनस सिग्मा होल स्क्वायर इंटू बी, ये हम लोग लिख सकते हैं। और ये c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर सब कुछ कंपेयर करें तो इधर सब कॉन्स्टेंट्स आ रहा है, और अगर कांस्टेंट आया तो इस कांस्टेंट को हम लोग ओवरऑल मिला के एक दूसरा कांस्टेंट लिख सकते हैं, जो कि हम लोग नाम दे रहे हैं साहब बी डैश। बी डैश क्या हो जाएगा, RH c इंटू बी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल्स ये रूट अंडर कर देते हैं, तो ये वाला क्या आ जाएगा, बी डैश स्क्वायर जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर। ये रूट अंडर, तो बी डैश स्क्वायर क्या होगा, RH c ये चीज़ होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सिग्मा इक्वल्स टू बी डैश इंटू जेड माइनस सिग्मा। दिस इज द फॉर्म ऑफ मोसलेस लॉ, दिस इज मोसलेस लॉ, दिस इज मोसलेस लॉ। इसको नोट डाउन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक साल एग्जाम में लिखता है स्टेट मोसलेस लॉ। तो मोसलेस लॉ क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन is directly proportional to atomic number of element, to atomic number of the element, atomic number of the element। ये है मोसलेस लॉ का फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड्स में ये वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मोसलेस लॉ। तो ये वाला आप लोग पॉइंट आउट करके रख लीजिए। और इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आएगा, मोसलेस लॉ का ग्राफ, यहाँ पर रूट अंडर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जेड माइनस सिग्मा अगर किया तो ये है मोसलेस लॉ का ग्राफ। ये मोसलेस लॉ लिखने बोल के उसके बाद उसका ग्राफ भी ड्राइंग करने देता है। तो ये वाला ड्राइंग कर लीजिए, ये वाला अगर हो गया, फिर एक्सरे में और कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग जानते हैं यूजेस ऑफ एक्सरे, यही था मेन चीज़ एक्सरे का फंडा। अभी यूजेस ऑफ एक्सरे क्या क्या होता है, यूजेस ऑफ एक्सरे क्या क्या रहता है, एक्सरेज कैन पेनिट्रेट थ्रू स्क्रीन एंड फॉर दैट इज वाई इफ एनी
इन एक्सरे का पेनिट्रेट टू स्किन, उसके लिए अगर हम लोग बोन से एक्सरे पास नहीं कर सकता है तो बोन में अगर कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ फ्रैक्चर आया तो वो एक्सरे से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स को आयनाइज करने के लिए भी एक्सरे का यूज़ होता है, और ऐसे यूजेस आप लोग खुद भी बुक से पढ़ सकते हैं। जो मेन जो चीज़ है जो था पहले हम लोग का एक्सरे फॉर्मेशन बाय कुलिज ट्यूब, उसको सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, उसके बाद कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इसके बारे में अभी तक हम लोग ने जो बात किया वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो वो चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के वीडियो से हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था एटॉमिक फिजिक्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ये पूरा सीरीज़, ये वीडियो उस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। अभी अगर आप लोग बोले कि मैं इस टॉपिक्स के ऊपर प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा, तब प्रॉब्लम्स के ऊपर एक दूसरा वीडियो में ला सकता हूँ। तो लेकिन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक फिजिक्स है, वो पार्ट लेक्चर खत्म हो गया है इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा वो होगा न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर, क्लास 12 का न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। तो तब तक के लिए चैनल में बने रहें, और अगर चैनल पर आप लोग वीडियो देख के आप लोग को समझ रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ा यूज़फुल है, जो आप लोग को हेल्प करेगा, या आपको किसी जान पहचान में किसी लड़का लड़की किसी को हेल्प करेगा, तो उसके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल में नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।